Hi, I Shivani Agrawal welcome you all the viewers in the Gateway classes and आपने हमें पिछली बार सॉफ्ट स्किल्स में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और बहुत ही रिलायबल रिस्पांस दिया। इसके साथ साथ आपका लगातार एक डिमांड आ रहा था कि एनवायरनमेंट में ईवीएस में आप वीडियोस बनाइए। तो गेटवे क्लासेस की तरफ से मैं शिवानी अग्रवाल ईवीएस का पहला ये वीडियो या आप कह सकते हैं इसके पहले हमारा एक वार्म अप वीडियो भी आएगा, क्योंकि ईवीएस में जो है बहुत टफ़ टर्म्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन और स्पेल बिल्डिंग काफ़ी टफ़ होता है। तो हमने बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। और ये हमारा प्रॉपर एनवायरनमेंट का फर्स्ट टॉपिक है जो हमने लिया है और आई होप कि आप बहुत इसे लाइक करेंगे। तो आइए विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड डेफिनेशन एटसेट्रा। तो देखिए, अगर हम एनवायरनमेंट वर्ड की बात करें, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज़ एनवायरोनिया। एनवायरोनिया से लिया गया है, जिसका मतलब है टू सराउंड या टू एनसर्किल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट मीन्स वो सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो वो सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो एनसर्किल, वो सर्किल जहाँ की ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं उसको ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो बहुत ही आसान है समझना कि एनवायरनमेंट एनवायरोनिया से लिया गया है। एनवायरोनिया से लिया गया है और एनवायरोनिया का मतलब है टू सराउंड, टू एनसर्किल। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, वो सारी सराउंडिंग्स, वो सारे सर्किल वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। अब अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट रेफर करता है एबायोटिक और बायोटिक दोनों को। एबायोटिक का मतलब होता है फिजिकल या नॉन लिविंग, यानी कि जहाँ पर नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव लोग निवास करते हैं, और बायोटिक का मतलब है जहाँ पर सजीव लोग निवास करते हैं। तो एबायोटिक में क्या क्या आता है, नॉन लिविंग में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर एट्सेट्रा, रॉक है ना, रॉक, माउंटेन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग का पार्ट है। अगर हम बात करें लिविंग की, तो लिविंग में क्या आता है, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंगी आता है ना, बैक्टीरिया, प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं, अमीबा है ना, प्लाज्मोडियम, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अगर हम बात करें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, एबायोटिक और बायोटिक का कॉम्बिनेशन है। एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। आगे चलते हैं। एनवायरनमेंट जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड फर्स्ट बाय थॉमस कार्लाइल। एनवायरनमेंट टर्म जो है वो थॉमस कार्लाइल, जो कि 1795 से 1881 के बीच में रहे, जिनका बर्थ 1795 है और जिनकी डेथ जो है वो 1881 में हो गई थी। तो थॉमस कार्लाइल जो कि स्कॉटलैंड के लोलैंड में रहते थे। लोलैंड एक जगह का नाम है और स्कॉटलैंड तो आपको पता ही होगा। तो स्कॉटलैंड के लोलैंड से जो 1795-1881 के बीच में थॉमस कार्लाइल हुए, उन्होंने 1828 में एनवायरनमेंट टर्म को कॉइन किया था। डेफिनेशन पर आइए आगे बढ़ते हैं। बचानन ने बोला है कि एनवायरनमेंट क्या है, एक सराउंडिंग है, स्पेशली वो सारी कंडीशंस हैं दैट प्ले अ पार्ट इन डिटरमाइनिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बचानन ने बोला है दो चीज़, देखिए तीन चीज़ें हैं कि इन्होंने बोला है कि ये एक सराउंडिंग है ना। सराउंडिंग में भी कौन सी कंडीशंस हैं, वो कंडीशन होती हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो वो सराउंडिंग जो सराउंडिंग में भी क्या, स्पेशली वो सारी कंडीशंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, वो एनवायरनमेंट है। आगे बढ़ते हैं। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ने क्या बोला है कि एनवायरनमेंट एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, बाहरी परिस्थितियां हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस हैं या फिर सराउंडिंग्स हैं, स्पेशली वो सराउंडिंग्स जहाँ पर लोग रहते हैं और काम करते हैं। तो इसकी कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन भी बहुत ही क्लियर है। इन्होंने एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल कंडीशन बोला है या सराउंडिंग बोला है। सराउंडिंग बचानन ने भी बोला था।
और वो सारी एक्सटर्नल कंडीशन, वो सारी बाहरी परिस्थितियाँ, वो सारी बाहरी दशाएं या सराउंडिंग, जिसमें स्पेशली वो सारी दशाएं जहाँ पर लोग रहकर काम करते हैं और रहते हैं। इस तरह से अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को मिंगल अप करें तो एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ टोटल वाटर। सम टोटल मतलब पूरा एक टोटल है, टोटल वाटर का, टोटल एयर का, टोटल लैंड का, और एक तो टोटल वाटर, एयर और लैंड का सम टोटल है, यानी पूरा टोटल है, पूरा योग है। सम टोटल का मतलब पूर्ण योग। तो पूर्ण योग किस किस का है? तो जितना भी इस यूनिवर्स पर वाटर, एयर और लैंड है उसका पूर्ण योग है। और इंटर रिलेशनशिप है अमंग देमसेल्व्स, यानी कि किसमें इंटर रिलेशनशिप? वाटर, एयर और लैंड का इंटर रिलेशनशिप है। एंड आल्सो विद द ह्यूमन बीइंग्स। और इंटर रिलेशनशिप किसका? वाटर, एयर और लैंड का इंटर रिलेशनशिप। और वाटर, एयर और लैंड का ह्यूमन बीइंग से क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसके बारे में जो पढ़ना है वो सारा एनवायरनमेंट है। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और अदर प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। तो ये सारा जो है वो एनवायरनमेंट बनता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इन दोनों डेफिनेशंस के बेसिस पर एनवायरनमेंट क्या है। इस पूरे यूनिवर्स पर जितना वाटर, एयर और लैंड है उसका पूर्ण योग, पूर्ण सम टोटल है। इंटर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स, यानी वाटर, एयर और लैंड का जो रिलेशनशिप है वो है। और वाटर, एयर और लैंड का ह्यूमन बीइंग से क्या रिलेशनशिप है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जीवित जीवों से क्या संबंध है, और जीवित प्रॉपर्टी से या अजैविक एबायोटिक प्रॉपर्टी से क्या संबंध है एयर, वाटर और लैंड का। ये सारा जो है इस सब की स्टडी एनवायरनमेंट है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग है। एनवायरनमेंट का मतलब हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास का भाग। सराउंडिंग का मतलब आसपास का भाग। और एनवायरनमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी एबायोटिक और बायोटिक थिंग्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या कंसिस्ट होता है? एक तो एटमॉस्फेयर, यानी कि जो गैसेस का लेयर है वो होता है। बायोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर का मतलब है कि स्थल मंडल, और बायोस्फीयर जो है वो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का जो कॉम्बिनेशन है, इंटर रिलेशनशिप है, वो होता है। तो एक और भाग यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर आएगा हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पर क्या है? एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या है? एटमॉस्फेयर आ गया, लिथोस्फीयर आ गया, हाइड्रोस्फीयर आ गया, और इन तीनों का जो योग है वो आ गया बायोस्फीयर। तो जैसे ये है मान लीजिए, ठीक है। तो ये तो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर हो गया, और ये हमारा हो गया हाइड्रोस्फीयर। और जो इनका योग है, ये जो पार्ट है, ये हमारा हो गया बायोस्फीयर। तो ये सब एनवायरनमेंट है। बट इट कैन रफली बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसको हम जोग्राफिकल यानी भौगोलिक एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। जोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, है ना, इस तरह से कर लीजिएगा, जियोग्राफिकल। तो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, जिसे हम जोग्राफिकल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है? मैन मेड एनवायरनमेंट, जिसमें अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर। जोग्राफिकल में वो सारे ऑब्जेक्ट आते हैं जो नेचर ने खुद अपने आप बनाए हैं, प्रकृति ने खुद अपने आप बनाए हैं, जैसे कि एयर, वाटर, है ना, रॉक, अर्थ सरफेस। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल की बाद में। मैनमेड में वो आते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट आते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने एफर्ट से, अपनी लग्जरी के लिए, अपनी डिमांड्स को, अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट की, जिसमें जोग्राफिकल कंटेंट आता है, जिसमें जोग्राफिकल चीज़ें आती हैं, जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो कि नेचर ने खुद क्रिएट करी हैं वो आती हैं। तो हम अर्थ सरफेस की बात कर सकते हैं, माउंटेन, रिवर्स, ओशियंस, है ना, डेजर्ट, ये सारी आती हैं। और अगर हम इसमें मैनमेड की बात करें, जो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने एफर्ट से, अपनी लग्जरी के लिए, अपनी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बनाई हैं, तो उसमें आता है टेबल, चेयर, ड्रेस। लेकिन अब क्या है? मैनमेड एनवायरनमेंट को भी, मैनमेड एनवायरनमेंट में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इनर एनवायरनमेंट एंड आउटर एनवायरनमेंट। अब इनर एनवायरनमेंट में क्या आता है? हमारी विरासत, हमारी हेरिटेज आती है, हमारा कल्चर, हमारे रूल्स रेगुलेशंस, हमारी प्रथाएं, परंपराएं। ट्रेडिशंस का मतलब हमारी परंपराएं,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, जैसे विवाह संस्था हो गई, है ना, इंस्टीट्यूशंस हमारी, ये सारी जो है वो इनर एनवायरनमेंट में आती हैं। आउटर एनवायरनमेंट में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, लग्जूरियस आइटम्स जैसे रेफ्रिजरेटर, है ना, टीवी या इन्वेंशंस, ये सारे हमारे जो है वो क्या है, आउटर एनवायरनमेंट में आते हैं। आगे देख लेते हैं नेचुरल और अच्छे से। ये तो चार्ट था आपका, चार्ट में देखिए फिर से देख लेते हैं, दो भागों में बांटते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी जिसे ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, जो नेचर ने खुद क्रिएट करा है। मैन मेड क्या है, जो ह्यूमन बींग्स ने अपने एफर्ट से, अपनी लग्जरी के लिए, अपने डिमांड्स के लिए बनाया है। लेकिन क्या है, मैन मेड एनवायरनमेंट में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू टू मोर पार्ट्स दैट आर इनर एनवायरनमेंट एंड आउटर। इनर में हमारी कल्चर, हमारे रूल्स रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स का मतलब प्रथाएं हमारी आती हैं, है ना। और मॉडर्न, इसमें आउटर में क्या आता है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आता है जो ह्यूमन एफर्ट ने अभी बनाया है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, लग्जूरियस आइटम्स, रेफ्रिजरेटर्स, इन्वेंशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आते हैं इसे डिटेल में पढ़ने के लिए। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है, इट इज़ कंसर्न टू जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, हम पहले ही बता चुके हैं। द एनवायरनमेंट दैट कम्स इन इट्स एग्जिस्टेंस बाय इट्स ओन, जो एनवायरनमेंट अस्तित्व में आया या तो अपने आप नेचुरली मतलब, या फिर विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के इंटरफियरेंस के बिना अस्तित्व में आया, या फिर जो अपने आप से नेचुरली और अपने खुद से एग्जिस्टेंस में आया है। विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना ह्यूमन हस्तक्षेप के, प्रभाव के जो अस्तित्व में आया है। तो क्या चीज़ें हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को एक तो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, वो सारा एनवायरनमेंट या जो अपने खुद से नेचुरली क्रिएट हुआ है, यानी कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन इंटरफियरेंस, that is called natural environment. It operates through regulating mechanism. ये ऑपरेट होता है ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कीवर्ड, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। तो ये खुद ब खुद चलता रहता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है स्वयं के, ये खुद की मैकेनिज्म से, खुद की मशीनरी से चलता रहता है, खुद के मैकेनिज्म से चलता रहता है, और इसलिए इसको होम्योस्टेटिस भी कहा जाता है। होम्योस्टेटिस का मतलब है जो समस्थापक है, यानी कि जो खुद से चलता रहता है। तो आपको यहाँ एक तो होम्योस्टेटिस वर्ड याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है कि नेचुरल एनवायरनमेंट की क्या विशेषता है। अगर मान लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, तो आप यही लिखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट ऑपरेट होता है सेल्फ रेगुलेटिंग मशीनरी से, यानी खुद की उसकी अपना मैकेनिज्म होता है जो काम करता है, और इसी कारण से, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म से ऑपरेट होता है, इसी कारण इसे होम्योस्टेटिस भी जाना जाता है। एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं। एग्जाम्पल्स बनाने के लिए देखिए आप एक चीज़ ये भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखें और यहाँ पर जो है ऐसे बॉक्स बना लें, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से करके बना सकते हैं बहुत सारे, और यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके बहरहाल इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, ये मिटा देती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, जो हमारी नेचुरल यानी जोग्राफिकल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल हैं। रिवर है, फॉरेस्ट है, बीचेस हैं, लोलैंड्स हैं, वेदर सिस्टम है हमारा, क्लाइमेट है हमारा। इसका क्या है, इसका सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। क्लाइमेट कभी अपने आप बदलता है, हमारी को उसमें कुछ ऑपरेट नहीं करना होता है। इसी तरह से ये सारे क्लाइमेट वगैरह कैसे बने हैं, इनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ है, अपने आप हुआ है, नेचुरली हुआ है, विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब आता है दूसरा, मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट को एंथ्रोपोजेनिक के नाम से भी जाना जाता है। एंथ्रोपोजेनिक के नाम से जाना जाता है। 2-3 बार आप इस वर्ड को अलग से पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव जनिक। तो मैन मेड, जैसे वो वाला था जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, कौन सा, नेचुरल एनवायरनमेंट को जोग्राफिकल एनवायरनमेंट बोलते थे, ऐसे ही मैन मेड को क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट बोलेंगे। तो द एनवायरनमेंट विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्टिविटी के कारण मॉडिफाई हुआ है उसको हम मैन मेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। हेंस द एनवायरनमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स
इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमन बीइंग ने खुद क्रिएट करा है टू सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट, नीड एंड डिज़ायर्स एंड लग्जरी, फॉर देयर कंफर्ट, है ना, फॉर देयर कंफर्ट, लग्जरी, कन्वीनियंस, जैसे तो जिस एनवायरनमेंट को ह्यूमंस ने अपने एफर्ट्स से टू सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट, नीड्स, डिज़ायर्स, लग्जरी, कंफर्ट, कन्वीनियंस क्रिएट किया है, उस एनवायरनमेंट को हम मैन मेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। या फिर जो एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण मॉडिफाई हुआ है उसको भी हम मैन मेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे लकड़ी होती है, तो लकड़ी तो जो वुड है तो वो कहाँ जाएगी, वो तो आएगी मैन मेड में यानी जोग्राफिकल में। लेकिन जब वुड को हम चॉप करके टेबल बना लेते हैं तो वो कहाँ जाएगी, वो टेबल मैन मेड में आएगी। ठीक है, तो वो क्योंकि वुड को हम ह्यूमन एक्टिविटी से मॉडिफाई करके क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं उसका, और वुड कहाँ जाएगा, ये जोग्राफिकल में जाएगा, ये एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगी। तो मैन मेड एनवायरनमेंट को भी फिर वही बात है कि ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रिज ह्यूमन बीइंग ने बनाया अपनी लग्जरी के लिए, रोड्स हमने बनाए, पार्क्स बनाए, डैम्स बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, टेबल्स बनाए, इन्वेंशंस हमारे जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, जितने भी हमारा टीवी है, टेलीफोन है, ये सारा क्या आएगा, किस में आएगा, एंथ्रोपोजेनिक में आएगा यानी मैन मेड में आएगा। अब मैन मेड एनवायरनमेंट को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, इनर एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट। इनर एनवायरनमेंट को क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के भी नाम से जानते हैं, है ना। सोशल एनवायरनमेंट दैट एंड्योर्स एज लॉन्ग एज सोसाइटी चेरिश्ड। सोशल एनवायरनमेंट वो सारा सोशल एनवायरनमेंट जो तब से एंड्योर होता चला आया है जब से कि सोसाइटी चेरिश हो रही है। ये जो इनर एनवायरनमेंट है इसे सोशल हेरिटेज यानी सामाजिक विरासत भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए, उनके एग्जिस्ट करने के लिए, उनके लिव करने के लिए, उनके अराइज करने के लिए, तो एग्जिस्टेंस के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए और उनके अराइज यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये जो एनवायरनमेंट है, जिसे हम सोशल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, जिसे हम इनर एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसे हम सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसे हम सोशल हेरिटेज बोलते हैं, ये उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, फॉर दैम टू एग्जिस्ट, फॉर दैम टू लिव, फॉर दैम टू अराइज यानी एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इनर एनवायरनमेंट का एक प्रोफाउंड यानी डीप यानी बहुत गहरा, प्रोफाउंड का मतलब है गहरा, इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ्स के लिए। इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन सोशल इन्फ्लुएंस। ये पूरा जो ये इनर एनवायरनमेंट है ये पूरा सोशल इन्फ्लुएंस से कहीं ना कहीं प्रभावित रहता है, और इनर एनवायरनमेंट तब से एग्जिस्टेंस में है जब से सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई है। एग्जाम्पल्स में देखिए अब कितने नए नए एग्जाम्पल हैं। फेस्टिवल सारे हमारे इनर एनवायरनमेंट में आ गए, ट्रेडिशंस हमारी, रिचुअल्स हमारे, सोशल रूल्स, सोशल कस्टम्स, ये सारी हमारी क्या है, इनर एनवायरनमेंट में आई है। तो इनर एनवायरनमेंट के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है, दो या तीन बातें। सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, तब से एग्जिस्टेंस में है जब से सोसाइटी चेरिश हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इनर एनवायरनमेंट तब से एग्जिस्टेंस में है जब से ये सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई है। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, सोशल हेरिटेज बोलते हैं। और दूसरा ये क्यों ज़रूरी है, फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर ह्यूमन काइंड टू एग्जिस्ट यानी फॉर देयर एग्जिस्टेंस, टू लिव यानी फॉर देयर सर्वाइवल, एंड टू अराइज यानी फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आउटर एनवायरनमेंट, अब आउटर एनवायरनमेंट क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट है। वो तो सोशियो फिजिकल था, ये वाला कौन सा था, सोशियो इकोनॉमिक था। और ये कौन सा है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट है जो मैन ने अपने लिए क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो उसने अपने लिए क्रिएट किया है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट का ही मॉडिफिकेशन है। जैसे मैंने अभी बताया था कि वुड का मॉडिफिकेशन टेबल हो गया, टेबल का वुड का ही मॉडिफिकेशन सोफ़ा हो गया, है ना। दैट हैज़ हेल्प, इसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में और डेवलप करने में और ज़्यादा डेवलप करने में मदद करी है। जैसे फ़ैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, मिसाइल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि एनवायरनमेंट के टाइप में क्या है। एक तो देखिए पूरे चैप्टर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दो तीन चीज़ें। एनवायरनमेंट एक तो पूरा हमारा सराउंडिंग होता है, और सराउंडिंग जहाँ पर ह्यूमन बीइंग रहते हैं और वर्क करते हैं।
थॉमस कार्लाइल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, 1828 में दिया था। और सारे एबायोटिक और बायोटिक चीज़ें आती हैं इसमें। दूसरी बात है, अगर हम एनवायरनमेंट को कैटेगराइज करें तो एनवायरनमेंट के दो पार्ट हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल में जो नेचर एक्टिविटी के कारण से अपने आप से बाई ओन क्रिएट होता है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो तो आपका हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसे हम जोग्राफिकल भी बोलते हैं। और मैन मेड इन्वायरमेंट वो है जो मैन ने अपने एफर्ट्स से अपनी लग्जरी, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के लिए डेवलप करा है। इसके दो भाग हैं, इनर और आउटर। इनर वो है जो कल्चर के लिए, कल्चरल ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और आउटर कौन सा है, जिसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू मॉडिफाई करा गया है, जो सोशल एनवायरनमेंट का ही मॉडिफिकेशन है। तो इस तरह से ये सारा चैप्टर है। मुझे इसके बारे में आप ज़रूर, क्योंकि ये हम नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का, तो अगर आपके कमेंट आ गए तो हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें एनकरेजमेंट मिलेगा एंड आपके सजेशंस भी मिलेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये हैंड रिटन नोट्स बनाने का एक हमारा पर्पस ये है कि आपको लिखने का ढंग आ जाए, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जितना भी है वो ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ वी आर जस्ट कोटिंग आवर आंसर। अगर हम एक ही पैराग्राफ में सारा कुछ लिख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्ड हो जाता है और पढ़ने लायक नहीं रहता है। तो ऑटो रीड बनाने के लिए, जैसे रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और ऑटो रीड बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हाउ वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग आवर आंसर। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने कैसे बनाया है। और आपके अगर कुछ चार्ट्स हों, अब जैसे देखिए अगर हम ये वाला जो है द टर्म एनवायरनमेंट वाज कॉइन्ड फर्स्ट बाय यहाँ लिखते जाते तो कोई उसे हो सकता है इग्नोर भी कर देता है, लेकिन अब हमने इसे इस तरह से लिखा है तो ये दूर से ही दिखाई दे जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि कैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं अपने चार्ट्स। ये एग्जाम्पल हमने दिए हैं, बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। और इस बार एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगी, पिछली बार तो जो स्कैनिंग आ रही थी वो केवल आपके मतलब इसी तरह से आ रही थी कि जो आप लिख रहे थे वो ब्लैक और ब्लू, लेकिन अगर इस बार आप कलरफुल स्केचेस का भी यूज़ कर रहे हैं तो देखिए, एक तो ग्रीन स्केच का प्रयोग मत करिएगा, लेकिन अगर कलरफुल स्केच का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो स्कैनिंग में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी चेक कर रहे हैं हम लोग और उसमें आ रहा है। तो आप ग्रीन को छोड़कर बाकी मैं तो आपको कहूँगी मजेंटा कलर और आप जो है एक क्या कहते हैं ऑरेंज कलर, ये बड़े खिलते हुए रंग हैं, इनका यूज़ आप कर सकते हैं चार्ट्स वगैरह में थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। काइंडली डू लीव योर कमेंट्स just because this is our first video in this series, so we will wait for your comments and suggestions. Do leave your comments, do leave your suggestions. I hope you would like the video. Thank you so much for watching the video in Gateway Classes. Bye bye. Hi, I Shivani Agarwal welcome all the viewers in the second lecture number 2 of EVS, that is of components of environment. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। आसान है, आप जब सुनेंगे लेक्चर को तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एनवायरनमेंट बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स, इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, उनको कंसिस्ट करता है, उनको कवर करता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट एंड फिजिकल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट, अगर इसको हमने समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कैन बेटर बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग दिस फ्लो चार्ट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट को हम बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं एंड फिजिकल कंपोनेंट को हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल या बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें सारी लिविंग थिंग्स आती हैं, सारी लिविंग एनर्जीज आती हैं। और अगर हम फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें नॉन लिविंग पार्ट आता है नेचर का। लिविंग थिंग्स में एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। जो अब अगर हम इनकी बात करें एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये इकोसिस्टम बनाते हैं। और इधर बात करते हैं नॉन लिविंग पार्ट की। नॉन लिविंग पार्ट जो है एयर, वाटर, सॉयल होता है, जो हमारा बेसिकली बायोस्फीयर बनाता है। तो यहाँ पर ये जो है लिविंग पार्ट, जो एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इकोसिस्टम की रचना करते हैं। और इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर में भी हमारे जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, नहीं सॉरी, कंज्यूमर्स में हमारे जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, फिर हमारे होते हैं ट्राइटेरी कंपोजर्स।
कंज्यूमर्स सॉरी। तो इस तरह से जो है इकोसिस्टम के 3 पार्ट हैं फर्दर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। बायोस्फीयर जो है उसके हमारे पार्ट हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, यानी जलमंडल, थलमंडल और एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं इन्हीं को। देखिए ये चार्ट आप मन में बसा लीजिए। अगर ये चार्ट आपने जो है आंखों में भर लिया, आंखों से भी याद होता है बहुत सारा। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। बायोलॉजिकल कंपोनेंट को बायोटिक बोलेंगे, फिजिकल को एबायोटिक बोलेंगे। अब बायोटिक में सारी लिविंग थिंग्स आएंगी, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। ये जो है इसके एग्जाम्पल एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इकोसिस्टम की रचना करते हैं। इकोसिस्टम को फर्दर हम देखें तो क्या होता है, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा क्या आता है, जिसकी जो एयर, वाटर, सॉयल है, और एयर, वाटर, सॉयल मिलकर बायोस्फीयर की रचना करते हैं। बायोस्फीयर में क्या आता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। अब आते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते क्या हैं, बायोलॉजिकल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट होते हैं एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द एबायोटिक कंपोनेंट एंड दीज फॉर्म बेसिकली वेरियस इकोसिस्टम्स। यही इकोसिस्टम बनाते हैं और यही जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब यहाँ से देखते हैं, ये तो सारा आपको चार्ट में ही बता दिया था। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो अपना फूड जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। वो अपना फूड जो है वो कौन सी प्रक्रिया से बनाते हैं, बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस और बाय यूजिंग वाटर, सनलाइट, सॉयल, एयर, इनका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से जो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, है ना। हिंदी में भी आप लिखने वाले हैं तो द प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स बाय देयर इटसेल्फ बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, एंड बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सॉयल, सनलाइट। तो ये सन प्रोवाइड एनर्जी फॉर प्रोड्यूसर, सन उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड बीइंग एबल टू मेक देयर ओन फूड मेक्स दैम, क्योंकि ये अपना ओन फूड खुद बनाते हैं इसीलिए प्रोड्यूसर जो है वो अपने आप में यूनिक होते हैं, अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट, एलगी, है ना, एलगी, ये स्पेलिंग याद करनी होगी। स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इसके लिए हमने जो है शॉर्ट भी बनाए हुए हैं क्योंकि ईवीएस में कुछ टर्म्स काफ़ी टिपिकल हैं तो उनको समझने के लिए। तो आपको ये याद रखना है। देखिए अगर इस चार्ट में भी हम याद करें तो प्रोड्यूसर को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषक, यानी जो अपना फूड खुद बनाते हैं। आगे चलते हैं कंज्यूमर्स को। अनलाइक प्रोड्यूसर्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दे ईट प्लांट, ये क्या करते हैं फिर, दे ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स एंड वाइल सम गेट, और कुछ तो प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल बोथ दोनों को खाते हैं अपनी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह के जीव जो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं करते इनको कंज्यूमर बोला जाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और इनको क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉफिक को इस तरह से याद कर लीजिएगा, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, तो इनको हेटेरोट्रॉफिक भी बोला जाता है। अब देखिए कंज्यूमर के बारे में बस 2 बातें याद रखना, दे ईट प्लांट, सम ईट प्लांट, सम ईट एनिमल्स एंड सम ईट प्लांट एंड एनिमल्स बोथ। एंड ये कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इनको हेटेरोट्रॉफिक भी बोलते हैं। जैसे उनको एंट्रोट्रॉफ्स बोलते थे ऐसे ही इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी बोलते हैं।
कंज्यूमर्स भी तीन तरह के होते हैं, कंज्यूमर्स भी तीन कैटेगरीज में होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी में हर्बीवोरस आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स में सेकेंडरी कार्निवोर्स जो है, सेकेंडरी भी प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं और सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं। अब सेकेंडरी कार्निवोर्स में क्या आता है, ये वाले, और टर्टियरी जो है वो सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, उसमें स्नेक्स और फिश आते हैं। तो फिर से देख लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी होते हैं कंज्यूमर, और प्राइमरी का एग्जाम्पल हर्बीवोरस हैं, सेकेंडरी का एग्जाम्पल प्राइमरी कार्निवोरस हैं, कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी, और सेकेंडरी ये टर्टियरी जो है वो सेकेंडरी कार्निवोरस हैं। एग्जाम्पल आपके यहाँ दिए हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर को समझ लेते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर, एक तो ये प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट को खाते हैं, है ना, और डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। इनको हर्बीवोरस माना जाता है, शाकाहारी। फर्स्ट ऑर्डर के हैं, शाकाहारी जाना जाता है। ये वो की एनिमल्स हैं, दे कन्वर्ट द प्लांट मैटर इनटू द एनिमल फॉर्म, जैसे कि ग्रास होपर है, डियर है, काऊ है, टेडपोल्स है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, ये तो एक तो सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो हर्बीवोरस को खाते हैं, यानी ये शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं और इस तरह से ये इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। इनको सेकेंडरी कार्निवोरस के नाम से जाना जाता है, जैसे स्नेक, लायन और लियोपार्ड। अब टर्टियरी में क्या है, ये सर्टेन कार्निवोर्स हैं जो कार्निवोर्स को खाते हैं, यानी कार्निवोरस यानी मांसाहारी लोग ही मांसाहारी लोगों को खाते हैं, और इनको टर्टियरी कंज्यूमर बोला जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, वो ये क्या कहते हैं, भैंस का मांस खाता है, यानी फ्लैश ईटर है। पोलर बियर्स भी दूसरे कार्निवोरस को खाते हैं, क्रोकोडाइल भी दूसरे कार्निवोरस को खाते हैं। तो टर्टियरी कंज्यूमर्स वो होते हैं, वो सर्टेन कार्निवोर्स, वो सर्टेन मांसाहारी लोग जो दूसरे मांसाहारी लोगों को, दूसरे कार्निवोरस को खाते हैं। इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स डेड एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं। इनको स्कैवेंजर बोलते हैं। जैसे वल्चर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल हैं, कॉमन स्कैवेंजर हैं, स्कैवेंजर्स, है ना, स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर कौन से होते हैं, जो डेड एनिमल पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, कुछ एनिमल जो है वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको ऑमनिवोरस बोला जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, बियर्स, है ना, ये ऑमनिवोरस हैं। अब आते हैं डीकम्पोजर पर। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, बाय ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी कि मृत और क्षय मटेरियल से ये अपना उसको तोड़कर या उसको यूज़ करके ये अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड प्राप्त करते हैं। एंड डीकम्पोजर को क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मटेरियल को, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, उसे कंज्यूम करते हैं। जैसे फंगी और बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट कॉमन डीकम्पोजर हैं। आप ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आता है फिजिकल कंपोनेंट में नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट आता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, क्लाइमेट। अब फिजिकल कंपोनेंट भी 4 तरह के होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, और इन सब का कॉम्बिनेशन, यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर का कॉम्बिनेशन बायोस्फेयर कहलाता है। यानी इंटरेक्शन ऑफ ऑल दीज 3, इंटरेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इज आल्सो नोन एज बायोस्फेयर। अब देख लेते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है हमारा। तो एटमॉस्फेयर जो है, दैट कंसिस्ट ऑफ गैसेस दैट एनवेलप द अर्थ। वो गैसेस जो जिसने अर्थ को एनवेलप कर रखा है, ढक रखा है, वो होता है एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, और ये बोला जाता है कि ये जो है 10,000 किलोमीटर अबव सी लेवल से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और दैट कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू अर्थ एयर टेम्परेचर। तो ये जो 4 लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर जो है उसको स्ट्रॉपोस्फेयर भी बोलते हैं, स्ट्रॉपोस्फेयर
और 80% ऑफ द टोटल मास हमारा जो 80% है टोटल मास का वो एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंटेन्ड इन ट्रोपोस्फेयर। सॉरी, ये ट्रोपोस्फेयर है। तो फर्स्ट लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर का की टोटल मास का 80% जो है वो ट्रोपोस्फेयर में आता है। इट इज़ ऑल्सो द लेयर, ये वो लेयर है जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ आवर वेदर, इस लेयर में ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, वेदर कंडीशन अकर करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एयर प्रेशर एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ओनली 10% ऑफ दैट सी लेवल, और जो एयर प्रेशर यहाँ ट्रोपोस्फेयर में रहता है वो लगभग 0.1 एटमॉस्फेयर रहता है। इतना मतलब सी लेवल का केवल 10% रहता है। Maximum air temperature also occurs near the Earth's surface in this layer. With increasing height, air temperature drops formally with altitude at a rate of approximately 6.5 degrees Celsius per 1000 meters. This phenomena is namely as environmental lapse rate. सेकेंड लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। पहली लेयर को क्या बोलते थे, ट्रोपोस्फेयर, जिसमें वेदर कंडीशन अराइज होती थी और लगभग ये 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर का मास जो है वो ट्रोपोस्फेयर में है और यहाँ पर वेदर कंडीशन अगर होती हैं ये सी लेवल का लगभग 10% है। सेकेंड लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ये लेयर जो है वो 11 से 50 किलोमीटर यानी 3600 से 1,60,000 फीट अर्थ की ऊंचाई से इतने ऊंचे एल्टीट्यूड पर पड़ती है। स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग 19.9% टोटल मास जो है पृथ्वी एटमॉस्फेयर का, उसमें तो कितना था 80% मास पाया जाता था। इसमें कितना है कि एटमॉस्फेयर का लगभग जो है 19.9% जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है और इसमें बहुत ही कम वेदर कंडीशन अकर होती हैं। ओकेजनली द टॉप पोर्शन ऑफ थंडर स्टॉर्म, इसमें थंडर स्टॉर्म आते हैं। इस लेयर को थंडर स्टॉर्म जो है वो तोड़ते हैं या ब्रीच करते हैं। फर्स्ट 9 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विद हाइट। इसमें पहले 9 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फेयर के टेम्परेचर लगभग एक सा बना रहता है। कांस्टेंट माने एक सा। स्ट्रेटोस्फेयर में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ याद रहे या ना याद रहे, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। और विदाउट ओजोन लेयर लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ सरफेस। ओजोन लेयर के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, जहाँ पर 19.9% जो है 19.9 जो टोटल मास का एटमॉस्फेयर का है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। बहुत कम वेदर इसमें कंडीशन वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है। इसमें मौसम की संभावनाएं एक सी बनी रहती हैं और थंडर स्टॉर्म कभी कभी आते हैं, लेकिन ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है और विदाउट ओजोन लेयर हमारा अर्थ का सरफेस का एग्जिस्टेंस नहीं है, पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। ओजोन लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हार्मफुल सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इफेक्ट यानी हार्मफुल इफेक्ट यानी दुष्परिणामों से बचाती है। क्यों है ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है, दुष्परिणामों से बचाती है। थर्ड लेयर जो है वो क्या है, थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर इस लेयर में जब लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और टेम्परेचर इस लेयर में जो है वो सोलर रेडिएशन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के कारण से रेज होता है। वाइल दिस अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन ये सब तो चलिए आप मत करिएगा, बस इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है इसमें कि थर्ड लेयर को थर्मोस्फेयर बोलते हैं और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की लेयर है ये। इसमें बेसिकली मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ थर्मोस्फेयर विद ए थर्मोमीटर इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। यहाँ पर थर्मामीटर से टेम्परेचर नापना बहुत कठिन प्रोसेस है। क्यों कठिन है, द एयर इन द थर्मोस्फेयर इज़ एक्सट्रीमली थिन, क्योंकि यहाँ पर बहुत एयर की क्वालिटी बहुत पतली हो जाती है और यही जानना है आपको। अब अगला आता है हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल। हाइड्रोस्फेयर में
सारा वाटर पृथ्वी के आसपास का, ये ऑल द वाटर ऑन और नियर द अर्थ, ये हाइड्रोस्फीयर में आता है। इसमें सारे ओशियंस, ऑल द रिवर्स, लेक्स, मॉइस्चर, यहाँ तक की जो नमी है पृथ्वी एयर की, वो भी हाइड्रोस्फीयर में काउंट होती है। इसकी रेंज कितनी है? 10 to 20 किलोमीटर्स इन थिकनेस। ये मोटाई में लगभग 10 से 20 किलोमीटर मोटा है। और हाइड्रोस्फीयर एक्सटेंड होता है अर्थ की सरफेस की डाउनवर्ड सेवरल किलोमीटर्स इनटू द लिथोस्फीयर। बस इतना ही याद रखना है। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? एनविजन्ड एक कन्वीनर होता है, रिवर सिस्टम होता है, और 97% अर्थ वाटर का साल्टी है। साल्टी वाटर जो है वो डीप वैलीज़ में कलेक्ट होता है, जिन डीप वैलीज़ को हम ओशियन बोलते हैं। रिमेनिंग 0.3% वाटर ही फ्रेश वाटर है। तो ये याद रखना है कि हाइड्रोस्फीयर में लगभग जो है पृथ्वी इसकी जो परत होती है थिकनेस में, मोटाई में, वो 10 से 20 किलोमीटर मोटी परत है। और 12 इसमें क्या है याद रखना है? कन्वेनर और रिवर सिस्टम होता है। और एक बात याद रखनी है कि 97% जो अर्थ का वाटर है वो सॉल्टी है, और केवल 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। अब आते हैं लिथोस्फीयर पर। लिथोस्फीयर में क्या होता है? सारा कोल्ड और हार्ड सॉलिड लैंड होती है प्लांट के सरफेस की। जो प्लानट का सरफेस है, जो आपके ग्रह की सतह है, उसकी सारा कोल्ड, हार्ड और सॉलिड लैंड होती है अंडरनीथ द क्रस्ट। इसके क्रस्ट का मतलब है परत। लिक्विड लैंड होती है, मतलब इसमें बस आपको याद रखना है कोल्ड, हार्ड और सॉलिड लैंड ऑफ द प्लानट सरफेस। सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड लैंड लिथोस्फीयर की, ये भी फिजिकली और केमिकली डिफरेंट होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सॉलिड, इसकी सॉलिड और थिन क्रस्ट होती है, परतें होती हैं। तो ये याद रखना है। अब ये याद रखना है कि हमारा जो है बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर को अगर देखें तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इन सब का इंटरकनेक्शन जो है वो बायोस्फीयर है। और बायोस्फीयर जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट होकर बना है, उनके इंटरेक्शन से कनेक्ट होकर बना है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरकनेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से जो इंटरकनेक्शन है वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर अर्थ की जोन का एयर, सॉयल और वाटर है जो लाइफ को सपोर्ट देने के लिए कैपेबल है। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर था। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, उनमें से जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं वो आप लिखिएगा। तो इस तरह से दिस वाज द लेक्चर। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। काइंडली लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये हमारा नया सीरीज़ है। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। काइंडली encourage us by leaving your comments in the comment section. Thank you so much for watching. Have a nice time. Hi dear friends, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिवानी अग्रवाल गेटवे क्लासेस के इस सेशन में आपके लिए EVS का लेक्चर नंबर 3 लेकर आई हूँ। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज़, यानी कि एनवायरनमेंटल स्टडीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं इसके, कहाँ कहाँ हम इनका एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, और बेसिकली इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना होता है। दिस ऑल इज़ द लेक्चर ऑफ द डे। So without wasting much of your time, let us start the topic scope of environmental studies. अगर हम बात करें environmental studies की, तो it includes basically these 3 segments: environmental science, environmental engineering and environmental management। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो बेसिकली स्कोप ऑफ environmental studies हैं। अगर environmental studies के स्कोप में 3 चीज़ें आती हैं: environmental science, एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट, यानी साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। आइए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंटल साइंस में हमें क्या पढ़ना है? एक्चुअली एनवायरनमेंटल साइंस बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंटल सिस्टम। और अगर हम एनवायरनमेंटल सिस्टम की बात करें तो इसमें आता है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जैसे एयर आ गया, वाटर, सॉयल, लैंड,
ये सब आता है। तो बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस में किस चीज़ की स्टडी है, एनवायरमेंटल सिस्टम की, एंटायर एनवायरमेंटल सिस्टम की, यानी पूरी जो एनवायरनमेंट की व्यवस्था चक्र है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और एनवायरमेंटल व्यवस्था चक्र में यानी एनवायरमेंटल सिस्टम साइकिल में आता है एयर, वाटर और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है, द इनहेरेंट चेंजेस ऑन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीव जंतुओं में जो इनहेरेंट चेंजेस होते हैं, अंतर्निहित चेंज होते हैं। अंतर्निहित का मतलब है इसेंशियल, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जो इनहेरेंट चेंजेस होते हैं वो आते हैं। जो इनहेरेंट चेंजेस कहाँ होते हैं, जीव जंतुओं में, ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट होते हैं। दूसरा क्या है इसमें, तीसरा क्या है, एनवायरमेंटल डैमेजेस। वो क्षतियाँ, वो नुकसान, कौन से नुकसान, जो एज ए रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन या इंटरवेंशन विद द एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन इंटरेक्शन के कारण एनवायरनमेंट से जो मानव छेड़खानी करता है, इंटरवेंशन करता है, हस्तक्षेप करता है, या उसका जो इंटरेक्शन होता है उसके परिणाम स्वरूप जो एनवायरनमेंटल डैमेज होते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में एक तो एनवायरमेंटल सिस्टम का डिस्कशन होता है, पूरी एनवायरमेंटल व्यवस्था का, जिसमें एयर, वाटर, सॉयल और लैंड जैसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। दूसरा इसमें होता है वो इनहेरेंट चेंजेस, वो इसेंशियल चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म में, जीव जंतुओं में होते हैं। तीसरा इसमें एनवायरमेंटल डैमेजेस की बात होती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे डैमेज हैं जो क्यों हुए हैं, जो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, एनवायरनमेंट के साथ जो ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है, एनवायरनमेंट के साथ जो मानव ने छेड़खानी करी है, उसके परिणाम स्वरूप जो एनवायरनमेंटल डैमेजेस हुए हैं, जो एनवायरनमेंटल नुकसान हुए हैं, उसके बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। दूसरा आता है एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग। अभी यहाँ बताया था ना कि साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, ये 3 स्कोप हैं। तो दूसरा है हमारा एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग। बेसिकली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टीचिंग एड्स इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें उन टीचिंग एड की स्टडी होती है, उन टीचिंग डिवाइसेस की स्टडी होती है, रेमेडीज़ की स्टडी होती है। रेमेडीज़ का मतलब वो सारे उपकरणों की स्टडी होती है जो उपकरण एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन यानी बचाव के लिए, एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा आता है हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द एनवायरमेंटल क्वालिटी फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन्स। इसमें दूसरा क्या स्टडी होता है, उस टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है, उस टेक्नोलॉजी की स्टडी होती है जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसके लिए, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ और वेलबींग का मतलब उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो फिर से देख लेते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जैसा कि इंजीनियरिंग से पता लग रहा है टेक्नोलॉजी की बात होगी इंजीनियरिंग में, तो उन टेक्निकल एड्स की का स्टडी होता है जिन टेक्निकल डिवाइसेस और रेमेडीज़ या एड्स के मदद से हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का बचाव करते हैं। और दूसरा इसमें उन टेक्नोलॉजी का स्टडी होता है जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एनवायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसके लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, ह्यूमन बींग की हेल्थ और वेल बींग के लिए। थर्ड आता है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में स्टडी किसकी होती है, मैनेजमेंट का मतलब ही सिस्टम से है। तो मैनेजमेंट में उन सिस्टम्स की स्टडी होती है इन प्लेस टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन, जिनकी मदद से हम पॉल्यूशन पर, प्रिवेंट का मतलब है बचाव करना, पॉल्यूशन से बच सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन से बच सकते हैं, और इसी तरह की जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकते हैं। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हम उन सिस्टम की स्टडी करते हैं, उस व्यवस्था क्रम की स्टडी करते हैं जिस व्यवस्था से हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण लगा सकते हैं और बचाव कर सकते हैं पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स का, डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम्स से का। अब आता है टू एंश्योर दैट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया इज एनहांस्ड। फ्लोरा एंड फाना का मतलब है, फ्लोरा और फाना एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है जीव जंतु और वनस्पति। तो हम इसमें उन चीज़ों का हम ये इंश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर का मतलब ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश का, हमारे एरिया का, हमारे स्थान का, हमारी सराउंडिंग्स का, एरिया का मतलब सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स का जो फ्लोरा और फाना है यानी कि जीव जंतु और वनस्पति क्रम है वो एनहांस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी उसकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा प्रिवेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, हम एनवायरनमेंट
पर होने वाले प्रभावों को रोकते हैं, जो कुप्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, उनको रोकते हैं। जनरेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, सर्विस और प्रोडक्ट के कारण जो एनवायरनमेंट पर बुरे प्रभाव पड़ने वाले हैं उनको रोकते हैं। तो एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम उन सिस्टम की स्टडी करते हैं जिनकी मदद से हम कंट्रोलिंग और प्रिवेंशन कर सकते हैं, किसका, पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स का, डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम्स का। और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी एरिया का या किसी भी सराउंडिंग का फ्लोरा और फाना यानी कि जीव जंतु और वनस्पति क्रम एनहांस हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा हम ये डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को से बचते हैं। जो एनवायरनमेंट पर होने वाले प्रभाव किसके कारण से जनरेट होते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन के इंटरवेंशन के कारण, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़, सर्विसेज और प्रोडक्ट के कारण जो एनवायरनमेंट पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उन्हें होने से रोकते हैं। तो ये तो हमारे बेसिकली 3 चीज़ें हो गई एनवायरनमेंटल साइंस में। एक तो एनवायरनमेंटल सिस्टम का डिस्कशन होगा और ये सारी चीज़ों का, और फिर एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में उन टीचिंग एड का और टेक्नोलॉजी का जिक्र होगा। तीसरा एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट में उन सिस्टम्स का जिक्र होगा जिसके कारण से हम पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, फ्लोरा और फौना को सुनिश्चित कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले कुप्रभावों से बच सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंटल स्टडीज़ जो है वो डिफरेंट एरियाज़ को कवर करती है। स्कोप ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज़ इज़ वेरी वास्ट। स्कोप बहुत वास्ट है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे जीवन के हर पार्टिकुलर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं है एनवायरनमेंट से। तो बहुत इसका जो स्टडी का स्कोप है वो भी बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरी नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग्स। ये लगभग मानव जीवन के हर बायोटिक और अबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग पक्ष से में एप्लीकेबल है, उस पर लागू होता है। एप्लीकेबल का मतलब लागू होता है, और इन्फ्लुएंस भी करता है, लागू भी होता है और उसे प्रभावित भी करता है। ईच मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के हर पल को एनवायरनमेंट प्रभावित करता है। मोस्ट कॉमनली एनवायरनमेंटल स्टडीज़ जो है उसमें क्या क्या आता है, स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी आता है। अब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें फॉरेस्ट आ गया, वाटर आ गया, लैंड आ गया या सॉयल आ गया, मिनरल्स आ गए, फूड आ गया, एयर आ गया, प्लांट्स आ गया, एनर्जी आ गया। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी इसमें स्टडी होता है। इकोसिस्टम का स्टडी होता है। इकोसिस्टम का मतलब है बायोमास, और इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल बायोमास और आर्टिफिशियल बायोमास। नेचुरल में वो जो प्रकृति के कारण से हुआ है, आर्टिफिशियल में जो ह्यूमन इंटरवेंशन ने, ह्यूमन एफर्ट्स के कारण हुआ है। नेचुरल बायोमास में क्या आता है, टेरेस्ट्रियल बायोमास आता है जिसमें रेन आ गया, डेजर्ट आ गया, कल्टिवेटेड लैंड का मतलब उपजाऊ लैंड। और एक्वेटिक बायोमास में क्या, इसी का नेचुरल बायोमास के 2 पार्ट हैं, टेरेस्ट्रियल बायोमास और एक्वेटिक बायोमास। तो टेरेस्ट्रियल में तो रेन, डेजर्ट, कल्टिवेटेड लैंड आएगा। एक्वेटिक में क्या आएगा, जो जल, एक्वेटिक का मतलब जल के से है, तो जल से संबंधित यानी कि मैरीन आएगा और फ्रेश वाटर आएगा। अब आर्टिफिशियल बायोमास की बात करें, आर्टिफिशियल बायोमास में क्या आएगा, पॉन्ड बायोमास आएगा, स्टैप्ड कट हिल स्लूप, जो हिल स्लूप्स हैं, जो तीखी स्लोप हैं, कट हिल स्लोप है, उनका स्टडी आएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें क्या है। इकोसिस्टम में हम बेसिकली इस चार्ट के थ्रू याद करेंगे, 2 पार्ट में विभाजित होता है इकोसिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल को फर्दर वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, टेरेस्ट्रियल बायोमास और एक्वेटिक बायोमास। टेरेस्ट्रियल में रेन, डेजर्ट, ये जो लैंड्स पर होते हैं वो सारे आएंगे, और एक्वेटिक में जल से संबंधित आएंगे, मैरीन और फ्रेश ड्राई वाटर। इधर आर्टिफिशियल में क्या आएगा, पॉन्ड बायोमास आएगा, जो हमने मतलब अपने एफर्ट से बनाए हैं। स्टेप कट्स हिल स्लूप आएंगे। इसके बाद हमें थर्ड में बायोडाइवर्सिटीज़ का अध्ययन करना होता है। तो बायोडाइवर्सिटीज़ के भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी यानी प्रजातियों की डाइवर्सिटी,
इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी और लैंडस्केप की डाइवर्सिटी। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम और लैंडस्केप की डाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पॉल्यूशन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी स्कोप का हो, किसी भी स्फेयर में हो, पॉल्यूशन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव ला रहा है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड प्रिवेंशन रेमेडीज़, यानी प्रभाव, कारण, बचाव, ये चीज़ें पढ़ते हैं। कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस और प्रिवेंशन यानी रेमेडीज़ कौन से टाइप के पॉल्यूशंस की, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, देखिए इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं। मेडिकल वेस्ट पॉल्यूशन यानी कि जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है उससे जो पॉल्यूशन फैलता है। थर्मल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन होता है। ये कुछ नए हैं जो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैरीन पॉल्यूशन के बारे में, और आजकल तो ई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंस ला रहा है, तो उससे प्रिवेंशन के क्या कारण है। मैग्नेटिक पॉल्यूशन बहुत खतरनाक होता है, तो इसके बारे में, चुंबक, मैग्नेटिक का मतलब है चुंबकीय। तो ये सारे बहुत नए नए फील्ड हैं। देखिए एयर, वाटर, सॉयल, नॉइज़, ये तो आपने पढ़ा है, सॉलिड वेस्ट भी पढ़ा होगा, लेकिन मेरे जो ये वाले नए नए फील्ड हैं ये आप जरूर याद रखिएगा। मेडिकल वेस्ट पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट से याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन, ई पॉल्यूशन आप याद रखिएगा, है ना, ई कॉमर्स से याद रखिएगा ई पॉल्यूशन, और मैग्नेटिक पॉल्यूशन भी होता है। तो पॉल्यूशन में बेसिकली हम क्या क्या स्टडी करते हैं कि इन सारे डिफरेंट पॉल्यूशंस का क्या कारण है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और उनसे कैसे प्रिवेंशन करा जा सकता है, उनसे बचने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हैं। नहीं याद रहे तो सोल्यूशन लिख दीजिएगा। अगला आता है सोशल, एथिकल एंड एस्थेटिक पॉल्यूशन। सोशल, एथिकल और एस्थेटिक पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक का मतलब है ललित कला। बेसिकली इसमें अगर हम बात करें एक वर्ड में, तो सोशल, एथिकल और एस्थेटिक पॉल्यूशन में वो सारे आते हैं जो मानव के एटीट्यूड से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हम स्टडी करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में, एसिड रेन के बारे में स्टडी करते हैं। और जो बहुत कॉमन है वो है ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, जो क्षति हो रही है। डिप्लीशन का मतलब है क्षति, ये वर्ड याद रखिएगा, डेप्लीशन। तो ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है उसके बारे में करते हैं। रीसेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। रेन वाटर को किस तरह से हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका स्टडी करते हैं। अर्बनाइजेशन के क्या प्रभाव हैं, नगरीकरण के क्या प्रभाव हैं, हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के यानी औद्योगिकरण के क्या प्रभाव हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, इनके कारण, प्रभाव और बचाव के बारे में। कंज्यूमरिज्म का मतलब है उपभोक्तावाद। तो उपभोक्तावाद हमारी वीडियोस हिंदी वालों के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल हैं। तो इन सब के बारे में हम कहाँ स्टडी करते हैं, सोशल, एथिकल और एस्थेटिक पॉल्यूशन में। तो फिर से देख लीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति क्या है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आपको पता ही है, एसिड रेन आपको पता ही है, ओजोन लेयर में क्षति जो हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन के बारे में, रीसेटलमेंट के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, रेन वाटर को किस तरह से खेती के लिए यूज़ करा जा सकता है, अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण के बारे में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के बारे में, कंज्यूमरिज्म के बारे में, उपभोक्तावाद के बारे में भी डिस्कशन इसी फील्ड में होता है। ये एक नया फील्ड है जो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का स्कोप कैसे हो गया, लेकिन कंज्यूमरिज्म से भी एनवायरनमेंट की बहुत क्षति हुई है। अगर मैं बात करूं, जो रैपर्स होते हैं, आजकल हम इतनी चॉकलेट्स खाते हैं, इतना हम जो प्लास्टिक का ये प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ करते हैं, तो ये उपभोक्तावाद की ही तो रिज़ल्ट है। और आपको पता ही है कि प्लास्टिक बहुत सालों तक, जनरेशन तक, यानी सेंचुरीज तक जो है वो पृथ्वी में डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। तो कंज्यूमरिज्म का ही तो ये वो है, इफ़ेक्ट है। इसके अलावा कुछ और एरियाज़ हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इतना अच्छे से स्कोप इसका हमने जितना वाइडली और रिसर्च के बाद स्टडी करके हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे डायमेंशन कवर करे हैं। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ और एरियाज़ हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं। मोस्ट ऑफ द एबव एरियाज़ आर इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी। तो इसका मतलब है एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर
कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। और स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ यहाँ भी एक्सटेंड करता है, यहाँ पर भी एक्सटेंड का मतलब विस्तृत है। क्लाइमेटिक चेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक और डिज़ास्टर के बारे में, है ना, या सुनामी के बारे में, है ना, सुनामी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन क्यों हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फूड डिज़ास्टर का मतलब है, डिज़ास्टर का मतलब उपद्रव, तो जो फूड डिज़ास्टर का मतलब है कमी, फूड की कमी। वाइल्ड लाइफ के बारे में यानी जंगली जनजीवन इसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। इसमें बेसिकली जो जंगली एनिमल्स हैं, जैसे हाथी आजकल दुर्लभ होता जा रहा है, स्नेक की कई स्पीसीज़ जो हैं वो डिसअपियर होती जा रही हैं, टाइगर की स्पीसीज़ डिसअपियर होती जा रही हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पॉल्यूशन काज्ड बाय पेस्टिसाइड्स से जो पॉल्यूशन का जन्म लेता है उसके बारे में, या फिर पॉल्यूशन जो एयर कंडीशनर्स से फैलता है, रेफ्रिजरेटर से फैलता है, कंप्यूटर से फैलता है, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से फैलता है। अब कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट क्या है, आपने देखा होगा, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, मल्टी स्टोरी, यानी कि एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल के ऊपर बहुत छोटे छोटे से केबिन्स बनाकर लोग अपने छोटे छोटे से ऑफिसेज बना लेते हैं, तो वो होता है कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन उसके कारण से एयर, वाटर ये सब जो है, और बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है कि हवा ताज़ी नहीं मिल पाती है, और मतलब एक जो होता है तापमान, टेम्परेचर बहुत रहता है, तो आपको एयर कंडीशनर्स का यूज़ करना होता है। तो बेसिकली कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जो पॉल्यूशन फैलता है उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो कुछ और एरियाज़ में हमें बेसिकली क्लाइमेटिक चेंज, अर्थक्वेक डिज़ास्टर यानी भूकंप का जो उपद्रव है, भूकंप की जो आपदा है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लैंडस्लाइड के बारे में डिस्कशन करते हैं। फूड डिज़ास्टर, वाइल्ड लाइफ, पॉल्यूशन जो काज होता है बेसिकली पेस्टिसाइड्स के कारण से, एयर कंडीशनर्स के कारण से, रेफ्रिजरेटर्स के कारण से, कंप्यूटर्स के कारण से, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के कारण से होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। एक अलग स्कोप है रीज़न, क्या रीज़न है ड्यू के, ओस होने के, क्या रीज़न है मिस्ट होने के यानी कोहरा होने के, धुंध, मिस्ट का मतलब है धुंध होने के, और क्या रीज़न है कोहरा होने के, स्मॉग का मतलब है जब धुएं वाला कोहरा हो जाता है। जो आपने देखा होगा जब दिवाली का टाइम होता है तो पटाखों के कारण से जो है वो हल्का सा काला काला हो जाता है, उसमें ये नहीं होता, फॉग नहीं होता, वो स्मॉग होता है। स्नोफॉल है ना, तो अनड्यू, अनटाइमली, स्नोफॉल का मतलब है जो अनटाइमली स्नोफॉल हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मई के मंथ में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है ऊपर, तभी हमारी जो है रेन वगैरह हुई थी, तो वो अनटाइमली स्नोफॉल के रीज़न, ड्यू के कारण, ड्यू क्यों हो रही है, मिस्ट क्यों हो रहा है, इतना धुंध क्यों हो रहा है ना, फॉग क्यों हो रहा है, स्मॉग क्यों हो रहा है, उनके रीजंस को भी हम स्टडी करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको स्कोप में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली होंगी। बेसिकली तो 3 स्कोप हैं, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, और ये देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे लेकिन डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉल्यूशन के डिफरेंट नए मैंने आपको टाइप बताए, उसके काजेज, रीज़न और प्रिवेंशन, रेमेडीज, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन होता है। सोशल, एथिकल और एस्थेटिक पॉल्यूशन में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन ये सब हम डिस्कस करते हैं। कुछ और एरियाज़ में हम ये सारा डिस्कस करते हैं। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इवन हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा कामयाब होगा, पसंद करा जाएगा, समझ में आएगा आप लोगों को। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। काइंडली हिट ए लाइक टू गेटवे क्लासेस एंड दिस वीडियो, काइंडली कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। हाय, आपकी दोस्त और होस्ट शिवानी अग्रवाल गेटवे क्लासेस में ईवीएस के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती है। आइए देखते हैं आज का लेक्चर किस बारे में होने जा रहा है। आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ को अपने कोर्स में इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, कौन कौन से वेरियस एस्पेक्ट हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी, क्या रीज़न्स हैं जिसके कारण से एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इम्पॉर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट ऑल इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज़ वीडियो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द डे?
एक्चुअली एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट हमारे जीवन के ह्यूमन सर्वाइवल के से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि आपको पता ही है द एयर वी ब्रीथ इन दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, द वाटर वी ड्रिंक दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसी तरह से द फूड दैट वी आर हैविंग फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर डाइट, दैट इज़ आल्सो जनरेटेड इन द एनवायरनमेंट। The need to have a knowledge of environmental studies is not confined to environmental scientists, engineers and policy makers। मतलब environmental studies की knowledge होना confined नहीं है, confined का मतलब limited नहीं है कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ही इसका अध्ययन करें, इंजीनियर्स ही इसका अध्ययन करें, पॉलिसी मेकर्स ही इसका अध्ययन करें। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का अध्ययन करना केवल कन्फाइंड या लिमिटेड नहीं है एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे जीवन के ह्यूमन सर्वाइवल के से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इन आवर सोसाइटी ऑल एजुकेटेड पीपल नीड टू हैव ए डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज़। तो ये जो है एनवायरनमेंटल इश्यूज़ का अध्ययन केवल एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में आज इस बात की ज़रूरत है कि सभी पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो हैं उनको एक डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग, देखिए ये कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, एक उनको डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनवायरनमेंट की और उससे रिलेटेड इश्यूज़ की। डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है एक सूझबूझ होनी चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए, सूझबूझ वाली सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के हर पहलू को और उससे रिलेटेड इश्यूज़ को अच्छी तरह से स्टडी करें। तो फिर देख लीजिए क्या है एनवायरनमेंटल स्टडी। एनवायरनमेंट हमारे ह्यूमन सर्वाइवल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और आज इस बात की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो केवल एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स के अध्ययन की ही विषय वस्तु नहीं है, बल्कि ज़रूरत और जागरूकता इस बात की है कि सभी एजुकेटेड लोग, सभी शिक्षित लोग एक डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। मेन पॉइंट्स क्या हैं जो एनवायरनमेंटल एजुकेशन के लिए ज़रूरी हैं, वो क्या हैं? टू नो द मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग। क्यों हमें ज़रूरी है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ की? टू नो, जिससे हम जान पाएँ ज़्यादा सस्टेनेबल वेज, ज़्यादा जीवंत तरीके जान पाएँ लिविंग के, यानी लाइफ स्टाइल के ज़्यादा जीवंत तरीक़ों को जानने के लिए हमें एनवायरनमेंटल स्टडीज़ की ज़रूरत होगी, जहाँ पर हम बहुत सारे अल्टरनेटिव निकाल पाएँ कि अगर हम प्रकृति से छेड़खानी करे बिना हम किस तरह से अपना अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो बहरहाल आपको ये याद रखना है, टू नो मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग। अब आता है टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड डेलिबरेटली एंड इंटेलिजेंटली। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यानी कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो गया, एयर, वाटर, मिनरल्स, जो भी हमें फ्री में मिल रहा है। आज तो कभी कभी जब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसको ज्ञान नहीं होता, वो फ्री में मिली हुई चीज़ को बहुत अनुपयोगी मानता है और उसको बहुत ही मतलब उसको ऐसे यूज़ करता है जैसे कि ये उसको फ्री में मिल गई है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है ना। लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का ध्यान होगा तो आप जो क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको लेकिन फ्री में मिली हैं, लेकिन वो भी आ तो नेचर से ही रही हैं। अब जैसे पानी है, पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है क्योंकि आज हर घर में एक जो है सबमर्सिबल है, उसके कारण से पानी का अनड्यू हम यूज़ करते हैं, तो उसके कारण से जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी तो ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का ध्यान होगा तो आपको क्या होगा, ज्ञान होगा, तो आप क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली, इंटेलिजेंटली और डेलिबरेटली यूज़ कर पाएंगे। तो पहला क्या था, लिविंग के ज़्यादा सस्टेनेबल वेज को जानने के लिए। दूसरा क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली और इंटेलिजेंटली यूज़ करने के लिए। टू कंजर्व आवर फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इसी से संबंधित है कि कंजर्व यानी कि मतलब संरक्षण, कंजर्व करने के लिए किसको, जो हमारी तेज़ी से, फास्ट डिप्लीटिंग का मतलब है तेज़ी से गिरती हुई, तेज़ी से ख़त्म होती हुई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए, संवर्धन उनको बढ़ाने के लिए। जैसे आप रेन वाटर को अगर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर लें या उसको इकट्ठा कर लें तो रेन वाटर का क्या होगा, कंजर्वेशन हो जाएगा और संवर्धन हो जाएगा। तो पहला तो था
लिविंग के मोर सस्टेनेबल वेज को जानने के लिए, दूसरा था नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली, इंटेलिजेंटली, फेयरली यूज़ करने के लिए, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण यानी कंजर्वेशन करने के लिए। अगला आता है टू नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज़। हमें ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु में मानव भी आता है और बाकी जंतु भी आते हैं, जैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, टर्टियरी कार्निवोरस। तो इन सब जीव जंतुओं में जो इंटर रिलेशनशिप है इसकी एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसको जानने के लिए, इंटर रिलेशनशिप को जानने के लिए, इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो पॉपुलेशन और कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में जो अंतर संबंध हैं उनको जानने के लिए। इंटर रिलेशनशिप का मतलब है अंतर संबंध। अगला आता है टू नो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर जानने के लिए अंडर नेचुरल कंडीशंस, किस नेचुरल कंडीशन में किस ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर होगा, क्या व्यवहार होगा, उसको जानने के लिए। टू अवेयर एंड एजुकेट पीपल, लोगों को अवेयर, जागरूक और एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, environmental issues and problems not only at local level but also national and international levels। तो लोगों को जागरूक और एजुकेट और ट्रेन करने के लिए एनवायरमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स के बारे में न केवल लोकल बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर भी। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फूड चेन को जानने समझने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को जानने समझने के लिए भी इसका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना चाहिए। टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर एक वर्ड है, टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग या टू बेटर अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझने के लिए और उनका पोटेंशियली का मतलब है उनका एक स्किलफुली, उनका एक अच्छा खासा सॉल्यूशन निकालने के लिए भी हमारा एनवायरमेंटल नॉलेज होना, हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ताकि हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और उनका पोटेंशियली यानी स्किलफुली उनके लिए सॉल्यूशन ऑफ़र कर सकें, इसके लिए भी हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। टू इस्टेब्लिश ए स्टैंडर्ड फॉर ए सेफ, क्लीन एंड हेल्दी नेचुरल इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए जो सेफ़ हो, जो क्लीन हो, जो हेल्दी हो और जो नेचुरल भी हो, है ना, मतलब जो आर्टिफिशियल ना हो, ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए भी, इस्टेब्लिश करने के लिए भी हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंटल स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स, ये जानने के लिए कि नेचुरल वर्ल्ड किस तरह से वर्क करता है। नेचुरल वर्ल्ड का मतलब है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और उनका इंटर रिलेशनशिप, उनकी फूड चेन, ये किस तरह से ये सारा इकोसिस्टम रन करता है, उसको समझने के लिए भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, किस तरह से ह्यूमन लोग का इंटरेक्शन होना चाहिए इस एनवायरनमेंट के साथ विदाउट मतलब ऐसा ना हो कि लोग उनसे एनवायरमेंटल चीज़ों से छिड़खानी करने लगें। अब जैसे यहाँ पर हमने बात करी है टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, तो इसमें ये भी आ जाएगा कि टू कंजर्व आवर फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली डेलिब्रेटली। तो ह्यूमन इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, यानी ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट के साथ बिहेवियर करें, इसके लिए भी हमारा जो है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगला आता है टू फाइंड वेज एंड सोल्यूशंस टू डील विद एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स, वो तरीके और वो सोल्यूशन, वो रेमेडीज़ निकालने के लिए जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से हम एनवायरनमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। देखिए ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सार आ गया सारा। तो एक तो ये है कि हमें नेचुरल वर्ल्ड किस तरह से काम करता है, जीव जंतुओं की, ऑर्गेनिज्म की व्यवस्था किस तरह से काम करती है, कैसे इनका संसार रन करता है, उसके लिए नेचुरल वर्ल्ड की व्यवस्था को जानने के लिए हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट, किस तरह से ह्यूमन इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, उसको जानने के लिए ज़रूरी है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ का किस तरह से बेटर सोल्यूशन निकल सकता है, इस सब को जानने के लिए ज़रूरी है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस है।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको आई होप याद होंगे रहेंगे। एक तो ये है कि मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग निकालने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह फेयरली, वाइजली, इंटेलिजेंटली यूज़ करा जाए, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज है उसे किस तरह से कंजर्व करा जाए संवर्धन और संरक्षण के लिए, मानव जीव जंतु का जो ऑर्गेनिज्म का जो इंटर रिलेशनशिप है उसे समझने के लिए, नेचुरल कंडीशंस में किस किस तरह से ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर होता है वो जानने के लिए, लोगों को अवेयर, जागरूक करने के लिए, एजुकेट, ट्रेन करने के लिए लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर, ताकि वो एनवायरनमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को जान और समझ सकें, फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस को जानने के लिए, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स और उनका अच्छा सा बेटर सा सल्यूशन निकालने के लिए, लोगों को एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करने के लिए प्रेरित करा जा सके जो सेफ़ भी हो, क्लीन भी हो, हेल्दी भी हो, नेचुरल भी हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सारे हैं। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू द गेटवे क्लासेस and kindly leave your comments for your suggestions. Kindly you can if you are having any additional points you can also add over here. In next video we will discuss your contribution. So keep on watching. Have a nice time. Bye bye. हाय, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिवानी अग्रवाल गेटवे क्लासेस के सेशन में एनवायरमेंटल स्टडीज़ EVS के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टडीज़, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस की क्या नीड है, यानी कि जनता को जागरूक करने की क्या आवश्यकता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द डे एंड वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हमने इसमें मेंशन करे हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। पूरा वेल रिसर्च्ड हमारा नोट्स हैं और आई होप बहुत ही आसान भी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो आइए विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट। आई स्टार्ट द आंसर विद ए वेरी कैची कोटेशन, इफ़ यू प्लान फॉर 1 ईयर। बहुत ही आसान है, समझिएगा। अगर आप 1 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं प्लांट राइस, तो आप राइस उगा दीजिए यानी चावल उगा दीजिए। इफ़ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स प्लांट ट्रीज़, अगर आपका प्लानिंग 10 सालों के लिए है तो पेड़ों को उगा दीजिए। एंड इफ़ यू प्लान फॉर 100 ईयर्स, लेकिन अगर आप 100 सालों की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं तो लोगों को एजुकेट कर दीजिए, लोगों को शिक्षित कर दीजिए। तो फिर से देख लीजिए, इफ़ यू प्लान फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, इफ़ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स प्लांट ट्रीज़ एंड इफ़ यू प्लान फॉर 100 ईयर्स एजुकेट पीपल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक डायर नीड है, एक सख्त ज़रूरत है लोगों की कि लोगों को अवेयर करा जाए किसके बारे में, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। इफ़ यू वांट टू मैनेज आवर प्लानेट अर्थ, अगर हम अपनी प्लानेट अर्थ को मैनेज करना चाहते हैं, वी हैव टू मेक ऑल द पर्सन्स एनवायरमेंटली एजुकेटेड। ये तो देखिए कुछ कीवर्ड है जो आप याद रखिएगा। डायर नीड, बहुत सख्त ज़रूरत है। किस बात की सख्त ज़रूरत है? अवेयरनेस फैलाने की एनवायरमेंटल एजुकेशन के प्रति। एंड अगर आप अपने प्लानेट अर्थ को मैनेज करना चाहते हैं, सेफ़ बनाना चाहते हैं टू मेक अर्थ सेफ़, तो किस चीज़ की ज़रूरत है? वी हैव टू मेक ऑल द पीपल एनवायरमेंटली एजुकेटेड। ये वाली लाइन याद रखिएगा, एनवायरमेंटली एजुकेटेड। ठीक है। Raising public awareness is all about explaining issues and disseminating knowledge to people so that they can make their own choices. अब देखिए हमने ये भी बताया है यहाँ पर कि पब्लिक अवेयरनेस रेज करने का क्या मतलब है, मतलब व्हाट इज़ पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस है क्या आखिर? तो पब्लिक अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जनता को जागरूक बनाने की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आता है? एक्सप्लेनिंग इशूज़ को एक्सप्लेन करना, डिससेमिनेटिंग नॉलेज को डिससेमिनेट करना, बिखेरना यानी कि लोगों को देना। और क्यों देना? सो दैट जिससे वो लोग अपनी ओन चॉइसेस बना सकें, अपनी एक डेलिब्रेट यानी इंटेलिजेंट चॉइस कर सकें। द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस में बी स्टडीड फॉर द फॉलोइंग अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्यों है हमें पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत, वो हम इन पॉइंट्स में आपको बता रहे हैं। टू अवेयर द सोसाइटी फॉर प्रिजर्विंग फॉरेस्ट कवर एरिया, ताकि लोग फॉरेस्ट कवर एरिया को प्रिजर्व कर सकें, संरक्षित और संवर्धित कर सकें। हिंदी वालों के लिए भी बना रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। संवर्धित कर सकें यानी बढ़ा सकें आगे, और उनको संरक्षित कर सकें यानी बचा कर रख सकें। तो फॉरेस्ट कवर एरिया को प्रिजर्व करने के लिए टू अवेयर दैम अबाउट नॉट कटिंग ट्रीज़, लोगों को अवेयर कर सकें कि ट्रीज़ को ना काटें वो। टू यूज़ अल्टरनेट फॉर पेपर का अल्टरनेट
यूज़ करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकें। पेपर का अल्टरनेट कैसे होगा? डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने से। अगला आता है टू अवेयर दैम फॉर फॉर्मुलेट एंड ओबे द मॉरल कोड्स। उनको इस तरह से अवेयर कर सकें ताकि वो मॉरल कोड को ओबे करें, उनका पालन करें, उनको फॉलो करें। ओबे की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मुलेट की जगह फॉलो लिख सकते हैं, कि वो एक बेटर एनवायरनमेंट को जो मॉरल कोड एक बेटर एनवायरनमेंट के लिए बने हैं। मेंट का मतलब बने हैं, यहाँ पर बने हैं। तो टू अवेयर दैम टू फॉर्मुलेट एंड ओबे द मॉरल कोड्स, उन मॉरल कोड्स को लोगों से लागू करा सकें जो मॉरल कोड एक बेटर एनवायरनमेंट को अचीव करने के लिए बने हैं। अबाउट नॉट टू यूज़ टिम्बर, टिम्बर का यूज़ ना करें लोग एस्थेटिक प्लेजर के लिए, यानी ललित कला के लिए, सौंदर्य के लिए, यानी कि अपने हाउसेस को डेकोरेट करने के लिए लोग टिम्बर का यूज़ ना करें। टू अवेयर सोसाइटी अबाउट नॉट टू स्प्रेड पॉल्यूशन, सोसाइटी को अवेयर कर सकें कि वो पॉल्यूशन ना फैलाएं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलने से ही हमारा जो है एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन की बात हो, एयर पॉल्यूशन की बात हो या वाटर पॉल्यूशन की बात हो। और जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन को फैलाना भी हमारे हाथों में है और उसको कंट्रोल करना भी हमारे हाथों में है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अवेयर कर सकें सोसाइटी को कि वो पॉल्यूशन स्प्रेड ना करें, फैलाएं ना, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो। और इसी तरह से मैंने पिछले वीडियोज़ में बताए थे कि पॉल्यूशन के भी आजकल बहुत सारे टाइप हैं, तो आप सारे लिख सकते हैं, ई पॉल्यूशन, वेस्ट पॉल्यूशन, और इसके अलावा था आपका मेडिकल वेस्ट पॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉल्यूशन। तो ये सारे पॉल्यूशन के टाइप्स को बढ़ने से, फैलाने से रोकना ह्यूमन के हाथ में है, लेकिन उनको नॉलेज होनी चाहिए। अगला है पब्लिक अवेयरनेस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रिवेंटिंग ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, यानी एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो नीचे जा रहा है एनवायरनमेंट, जो जिसका पतन हो रहा है ना, तो उसको पतन से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगला पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज एंथुसियाज्म एंड सपोर्ट। पब्लिक अवेयरनेस वहाँ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जहाँ हमें लोगों में एंथुसियाज्म का, जोश का संचार करना होता है, लोगों में जोश फैलाना, लोगों का सपोर्ट लेना और लोगों के कंबाइनिंग एफर्ट को इनवाइट करना, किसके लिए? एनवायरनमेंट को सेफ़र बनाने के लिए। तो पब्लिक अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? एंथुसियाज्म लोगों का इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए, उनमें एक जागरूकता, उनमें एक ज़ील पैदा करने के लिए, उनमें उनका सपोर्ट लेने के लिए और उनके कंबाइनिंग एफर्ट को इनवाइट करने के लिए, किसके लिए? ताकि वो एनवायरनमेंट को सेफ बना सकें। टू एनकरेज पीपल टू लिव सिंपल एंड इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, लोगों को एनकरेज कर सकें कि वो एक सिंपल और कम से कम इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को स्पेंड करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो जो है लोगों को फॉरेस्ट कवर एरिया को प्रिजर्व करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है, लोगों को पेड़ को काटने से रोकने के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। और इसके अलावा लोगों को मॉरल कोड्स को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो मॉरल कोड बेटर एनवायरनमेंट को के लिए बने हैं। टिम्बर का यूज़ ना करें लोग अपने हाउसेस को डेकोरेट करने के लिए, इसलिए उनको प्रोत्साहित करना है। पॉल्यूशन को स्प्रेड ना करें, इसलिए एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने से बचाने के लिए, यानी कि जो एनवायरनमेंट का पतन हो रहा है उसको रोकने से बचाने के लिए, लोगों में जोश का संचार करने के लिए, उनके कंबाइनिंग एफर्ट्स को लेने के लिए, ताकि एनवायरनमेंट को सेफ बनाया जा सके। और लोगों में इको फ्रेंडली और सिंपल लाइफ स्टाइल के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भी ये ज़रूरी है। अब आता है हाउ पब्लिक अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड। पब्लिक अवेयरनेस to environmental issues can be created by making people realize the importance and problems of environmental issues। जब हम लोगों को रियलाइज़ कराएंगे कि environmental problems क्या हैं, issues क्या हैं और environmental जो हेल्दीनेस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं। मेकिंग पीपल कॉन्शियस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों को कॉन्शियस जागरूक करने के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम कुछ मीटिंग भी कंडक्ट करा सकते हैं लोगों को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। एक्सपोजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थ्रू आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर सकते हैं, कैसे? न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखकर।
अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एनजीओज़। तो एनजीओज़ का और गवर्नमेंट संस्थानों का को इंक्लूड करें किसके लिए, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के अपने प्रयासों में हम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, यानी सरकारी और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करें। तो देखिए मुझे 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, बाकी तो सब आप अपने आप भी लिख लेंगे। एक तो ये कि हम एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स को आर्टिकल्स और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में आर्टिकल लिखकर एक्सपोज कर सकते हैं। दूसरा, हम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट को संरक्षित करने के एफर्ट्स में शामिल करा सकते हैं। दूसरा, हम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, ताकि हम बच्चों को और यंगस्टर्स को अवेयर कर सकें एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में और उनसे बचने की प्रभावों के बारे में। बिसाइड टू एनकरेज अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, देयर आर ए नंबर ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्ट्स। इसके अलावा बहुत सारे, अगर हमें अवेयरनेस फैलानी है, पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्ट्स दिए हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए हैं। देखिए, एक तरफ पनिशमेंट है, एक्ट के थ्रू हम पनिश कर सकते हैं या उन्हें डरा सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं लोगों को कि अगर वो एनवायरनमेंट को नहीं बचाएंगे तो ये सारे एक्ट हैं, और अवार्ड्स भी हैं, यानी रिवार्ड भी हैं और पनिशमेंट भी हैं। आइए बात करते हैं एनवायरनमेंटल रिलेटेड एक्ट से। तो पहला जो एक्ट है इंपॉर्टेंट, वो 1927 है। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए 9 3 जा 27, एक तो इस तरह से, और एक तरह से आप याद कर सकते हैं 27 जो है वो मेरी बर्थडे भी है, तो आपकी भी बर्थडे हो सकती है उस दिन, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो 1927 में कौन सा आया था, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, अब 1927 को ही थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए, 1927 का रिवर्स हो गया 1972, इन दोनों को अलट पलट लीजिए तो 1972। तो 1972 में 1972 में क्या आया था, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। अब 2 साल बाद, इसके 2 इयर्स बाद क्या आया था, 1974 में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो देखिए सारे सीरियल में चल रहे हैं। अब आते हैं 1980, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, 6 साल का गैप हो गया। और इसके बाद आया था क्या, 1980 में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फिर एक ही साल बाद आया था, 1 ईयर का गैप करके क्या आया था, 1981 में 1981 में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। फिर 1986 में 1986 में द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आसान है आप याद कर पाएंगे। 1991 में द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया था। फिर 1988 में, ये यहाँ आना चाहिए था, थोड़ा सा गलत हो गया, 1988 में क्या आया था हमारा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। ये देखिए पॉलिसी है तो अलग से याद रहेगी आपको। 1992 में हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, अबेटमेंट का मतलब कम करना, तो अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन आया था। तो इस तरह से ये कुछ एक्ट हैं जो आपको स्टडी करेंगे, तो आप जितने आपको याद रह जाएँ वो आप याद कर लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा कुछ एनवायरनमेंटल अवार्ड्स भी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिए जाते हैं हर साल। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड है, वृक्ष मित्र अवार्ड, हिंदी में भी लिख देती हूँ, पुरस्कार लिख दीजिएगा अवार्ड की जगह। अगला है महावृक्ष पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार है। अगला है राजीव गांधी एनवायरनमेंटल अवार्ड फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी। देखिए राजीव गांधी को हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो आप इससे याद रखिएगा, राजीव गांधी एनवायरनमेंटल अवार्ड फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी। एक ये है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार, विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। तो ये विशिष्ट वैज्ञानिक जो इसमें एनवायरनमेंटल सुधार के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो वैज्ञानिक विशिष्ट काम करते हैं, उन विशिष्ट वैज्ञानिकों को वन मंत्रालय की तरफ से, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा कुछ स्लोगन्स भी दिए गए हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, कुछ नारे, स्लोगन्स का मतलब कुछ नारे दिए गए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा कैची ये वाला लगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्निंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्लोबल वार्निंग है, चुनौती है, एक हमारे को एक वार्न करा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा टाइम तक रही तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। अगला है देयर इज़ एन अर्थ इन एवरी मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल में एक अर्थ है, प्रिजर्व इट फॉर सेफर द अर्थ, प्रिजर्व इट टू सेफर द अर्थ। ये तो आप अपनी दीवार पर भी लिख कर टांग सकते हैं तो आपको याद रहेंगे। एक मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, मेक ए फ्रेंड इन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट में एक मित्र बनाइए, यानी एनवायरनमेंट में मित्र बनाने का मतलब है पेड़ पौधा लगाइए, एंड मेक ए फ्रेंड फॉर ए लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम के लिए आप एक फ्रेंड बना लीजिए।
तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। बहुत ही अच्छा आंसर हमने बनाया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू द वीडियो, काइंडली लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम। हाय, मैं शिवानी अग्रवाल, आप सभी की दोस्त और होस्ट EVS के इस लेक्चर में, गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ इकोसिस्टम, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर एग्जिस्टिंग इन दिस सराउंडिंग। So without taking much of your time, let us start the lecture of the day. And ecosystem, what is ecosystem? अगर हम बात करें इकोसिस्टम से थोड़ा पहले चलते हैं इकोलॉजी की तरफ। तो इकोलॉजी टर्म जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओएकोस, ओएकोस का मतलब होता है होम और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो ओएकोस का मतलब है होम और लोगस का मतलब है स्टडी। तो इकोलॉजी जो है वो डील करती है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम इंटरैक्टिंग विद देयर सराउंडिंग, यानी ऑर्गेनिज्म की स्टडी उनके खुद के नेचुरल होम में उनके सराउंडिंग से इंटरैक्शन के साथ साथ, यानी ऑर्गेनिज्म का जो अपने होम में, अपने नेचुरल होम में जिस तरह से वो लोग रहते हैं, विभिन्न जीव जंतु, विभिन्न ऑर्गेनिज्म, विभिन्न जैविक चीज़ें, जैविक और अजैविक चीज़ें, जीव जंतु जो हैं वो अपनी सराउंडिंग में रहकर किस तरह से सराउंडिंग के साथ इंटरैक्शन करते हैं, बिहेव करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट इकोलॉजी। अगर हम इकोलॉजी टर्म की बात करें तो दिस वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने डेवलप करी थी 1869 में। अब आते हैं इकोसिस्टम की तरफ। तो इकोसिस्टम जो है, ये जो टर्म है, दिस वाज कॉइन्ड या डिफाइंड बाय इंग्लिश बॉटनिस्ट सर आर्थर जी टेंसले। सर आर्थर जी टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम की धारणा लाई थी। और इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम बायोस्फीयर का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। इकोसिस्टम है क्या? क्लस्टर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब गुच्छा है, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुच्छा, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लस्टर जो है वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में क्या है? डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज और लिविंग ऑर्गेनिज्म के गुच्छे। ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एक जटिल रिलेशनशिप जो विभिन्न बायोटिक और अबायोटिक चीज़ों में है, ये सारा जो है वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर का फाउंडेशन है और अर्थ पर नेचुरल बैलेंस को बनाए रखता है। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आते हैं। इकोसिस्टम इज़ ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम इज़ कंट्रोल्ड एंड गवर्नड बाय नेचर, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है। एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, बाय ह्यूमन एफर्ट्स। नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। कौन से 2 भाग हैं ये? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब है धरती पर के और एक्वेटिक का मतलब है जलीय। नेचुरल, तो अब एक्वेटिक की बात करते हैं। एक्वेटिक में क्या आता है? मरीन आती है, फ्रेश वाटर आता है और एस्ट्राइन आता है। अब मरीन की बात करें तो सीज, ओशियन। फ्रेश वाटर की बात करें तो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स। और एस्ट्राइन की बात करें तो गंगा डेल्टा, रतनगिरी इन महाराष्ट्र, ये सब आता है। फिर अगर हम बात करें तो जो है, अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की। टेरेस्ट्रियल में क्या आता है? ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट आता है, टुंड्रा आता है, पोलर आता है और फॉरेस्ट आते हैं। ग्रासलैंड में के एग्जाम्पल हैं ग्रासेस, हर्ब्स, सवाना ग्रासलैंड। डेजर्ट जहाँ पर बहुत वेरी लिटिल रेनफॉल होता है, और जैसे थार डेजर्ट है ना। टुंड्रा में क्या होता है? रेनफॉल स्केर्स, यानी बहुत कमी होता है, बहुत ही कोल्ड रीजन होता है ये। फॉरेस्ट की अगर बात करें तो फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पोलर की बात करें तो पोलर जो है वो रेगुलेट होता, इट इज़ रेगुलेटेड बाय एलिमिनेट, ये रेगुलेट होते। पोलर में बात करें तो ग्लेशियर आते हैं और आइस शीट्स आते हैं।
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अब बात करें तो दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लैंटिक इकोसिस्टम और लॉयटिक इकोसिस्टम होता है। लैंटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जहाँ पर वाटर स्टेबल होता है, वाटर फ्लो जहाँ रुका हुआ होता है, स्टेबल होता है, स्टैग्नेंट होता है, वो लैंटिक में आता है। जैसे कि लेक्स और पॉन्ड, जहाँ पर वाटर का फ्लो रनिंग नहीं होता बल्कि स्थिर होता है, एक ही स्थान पर रहता है। लॉटिक में क्या होता है, जहाँ पर वाटर फ्लो जो है रनिंग में होता है, हियर टू देयर, जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एटसेट्रा। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल में अभी बताया ही था, फील्ड और गार्डन्स आते हैं। एक्वेटिक में एक्वेरियम आता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक होता है। एबायोटिक में फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और केमिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर में सोलर रेडिएशन, मॉइस्चर और विंड करंट होता है। केमिकल फैक्टर में सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन और मिनरल होता है। अगर हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोज़र होते हैं। इसके बारे में हम बात करें, अगर हम बात करें बायोटिक और एबायोटिक, तो ये हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, दोबारा से देख लीजिएगा। प्रोड्यूसर में है अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एयर, वाटर, सॉइल का यूज़ करके। सन इनको प्रोड्यूसर को एनर्जी देता है और सन की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। बीइंग एबल टू मेक देयर ओन फूड मेक दैम यूनिक, क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं इसलिए ये यूनिक हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, एलगी और स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया। प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वपोषित है ना, स्वपोषित, ये अपना भोजन, अपना न्यूट्रिएंट्स खुद बनाते हैं। अब आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना फूड खुद नहीं बनाते। दे ईट प्लांट और अदर एनिमल, ये जो है वो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। और ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, प्लांट को खाकर या दूसरे एनिमल्स को खाकर, जबकि कुछ जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं एनर्जी लेने के लिए, सर्वाइवल के लिए। Thus the organism that cannot synthesize their own food is called consumers. इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं करते उनको कंज्यूमर बोला जाता है। और ये ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब कंज्यूमर भी हमारे 3 कैटेगरी में होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल है हर्बीवोरस, और सेकेंडरी में आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, और इसमें टर्टियरी में आते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर्स के एग्जांपल ग्रासहोपर हैं, डियर हैं, काऊ है। कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स में फ्रॉग्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, लिजार्ड्स होते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स में स्नेक्स और फिश होते हैं जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। तीसरा है हमारा डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाकर, ऑर्गेनिक मटेरियल को खाकर ये अपना सर्वाइवल करते हैं। डिकम्पोज़र को एनवायरनमेंट का क्लीनर्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, ईगल, वल्चर। अब आता है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। भाई इसमें एक ऐसी चेन हो जाती है जो है, मतलब जैसे प्रोड्यूसर है ना, तो प्रोड्यूसर अपना फूड खुद बनाएगा, फिर जो है कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो इस तरह से जो पूरा लाइफ सिस्टम है सपोर्ट करता है ये उसको। रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग के लिए निर्भर है, और हेल्प्स इन फ्लो ऑफ एनर्जी को बनाए रखता है। तो ये 3 इसके वो थे। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, ये हमने बहुत ही सरल तरीके से डायग्राम्स बनाकर समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट ए लाइक टू द वीडियो एंड काइंडली send your suggestions in the comment box. Thank you so much for watching. Have a nice day. हाय, मैं शिवानी अग्रवाल, आप सभी की दोस्त और होस्ट EVS के इस लेक्चर में गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ फूड चेन एंड फूड वेब। कितने तरह की फूड चेन्स होती हैं, क्या क्या उनके काम हैं, ये सब भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फूड वेब क्या है और फूड चेन और फूड वेब में किस तरह से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। तो आइए, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ फूड चेन?
एक्चुअली फूड चेन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ इवेंट इन एन इकोसिस्टम वेयर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एंड लेटर ऑन दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय बिगर अनदर लार्जर ऑर्गेनिज्म। तो एक फूड चेन जो है वो इकोसिस्टम में घटनाओं का वो चक्र होती है, वो सीक्वेंस होती है जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और बाद में दूसरे वाले को उससे बड़ा वाला लार्जर ऑर्गेनिज्म खा जाता है। अब क्या है? द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म ए फूड चेन। यानी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ्लो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर, 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, तो 4 ट्रॉफिक लेवल्स पर जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, वही फूड चेन का निर्माण करता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फूड चेन की, तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन, डेट्रीटस फूड चेन। और इसमें हम अगर बात करें डेट्रीटस फूड चेन की, तो डेट्रीटस फूड चेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है। बेसिकली इसमें क्या इंक्लूड होता है? एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, माइट्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स एंड सो ऑन। अब food energy passes into decomposers and detritivores which are further eaten by smaller organisms like carnivores, and carnivores like maggots become a meal for bigger carnivores like frogs, snake and so on। तो इसमें क्या होता है? फूड एनर्जी जो है वो डिकम्पोजर्स में जाती है और डेट्रिटिवोर्स में जाती है। अब उन डिकम्पोजर और डेट्रिटिवोर्स को जो है स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कार्निवोर्स खाते हैं। अब कार्निवोर्स जो मैगट जैसे कीड़े होते हैं वो किसका आहार बन जाते हैं? वो बिगर कार्निवोर्स का आहार बन जाते हैं। जैसे कि बिगर कार्निवोर्स में कौन आता है? फ्रॉग्स, स्नेक और इसी तरह से दूसरी चीज़ें। प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस एंड सो ऑन आर डेट्रिटिवोर्स विच फीड ऑन डेट्रिटियस। अब प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आता है? फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो डेट्रिटिवोर्स कहा जाता है, विच फीड ऑन डेट्रिटियस, जो डेट्रिटियस पर डिपेंड होते हैं, जो अवशेषों पर डिपेंड होते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर होता क्या है डेट्रिटियस फूड चेन में। डेट्रिटियस फूड चेन में क्या होता है? डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। डेड प्लांट्स को कौन खाता है? सॉयल माइट्स खाते हैं। और सॉयल माइट्स को कौन खाता है? इंसेक्ट खाते हैं। और इंसेक्ट्स को कौन खाता है? लिजार्ड खाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है। अब आता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्रीन प्लांट से। बस आप इतना जरूर याद रखिएगा कि जो डेट्रिटियस फूड चेन है दैट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये जो है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। ग्रीन प्लांट्स में हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी और देन कार्निवोर्स होते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में होता क्या है? बेसिकली ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी जो है वो लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर होती है और इसमें एनर्जी जो एक्वायर की जाती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ली जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से इसमें हमें एनर्जी मिल जाती है। अब हम अगर इसका एग्जांपल देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे कि हमने बताया ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, तो पहले होती है हमारी ग्रास। अब ग्रास को कौन खाता है? ग्रास होपर खाता है। फिर उस ग्रास होपर को कौन खाता है? स्नेक खाता है। फिर उस स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है। तो इस तरह से ये जो है ग्रेजिंग फूड चेन ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। और ग्रीन प्लांट में एनर्जी कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस से आती है। पार्ट्स ऑफ फूड चेन, बेसिकली फूड चेन के 4 पार्ट्स होते हैं। सन जो है वो इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो प्लानट में हर किसी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर आपको पता ही है, प्रोड्यूसर ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपना भोजन फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया से बनाते हैं। इसमें क्या आ गया? फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, एल्गी आती हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है फूड चेन की। कौन सी फर्स्ट स्टेज है? प्रोड्यूसर यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द सन। प्रोड्यूसर को एनर्जी सन से मिलती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वो अपना भोजन बना लेते हैं। कंज्यूमर, अब इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 2 में चले जाइएगा, वहाँ और भी अच्छे से मिल जाएगा। कंज्यूमर्स वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कहाँ
प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फूड वेब है और इसमें बेसिकली क्या होता है, इट इंक्लूड्स हर्बीवोरस विच आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कार्निवोर्स विच आर एनिमल्स दैट ईट बोथ। इसमें होता क्या है बेसिकली कि इसमें कंज्यूमर आते हैं। अब कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो एक जीव जो है यहाँ पर हर्बीवोर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर को के नाम से जाने जाते हैं, कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है, और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो में ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। डीकम्पोजर आपको पता ही है, ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी एनर्जी लेते हैं। ये लास्ट स्टेज है फूड चेन की। डीकम्पोजर इंटीग्रल पार्ट हैं, आवश्यक पार्ट हैं फूड चेन का। क्यों है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी भागीदारी होती है। किसकी, डीकम्पोजर की। तो एक तो डीकम्पोजर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से, डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। और लास्ट स्टेज है इंटीग्रल पार्ट है, क्यों है ये, एक तो क्लीनर ऑफ एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डेड और डिकेइंग चीज़ को खा जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी। अब आता है फूड वेब क्या है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन ही फूड वेब का निर्माण करती हैं। फूड वेब जो है वो फूड चेन से कंपैरेटिवली लार्जर होता है, वो तो होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन है इसमें। ओकेजनली एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे प्रेडेटर्स का द्वारा खाया जाता है, और जो ये है इट कंज्यूम्स सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू दिस मैनी ट्रॉफिक लेवल्स गेट इंटरकनेक्टेड। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे प्रेडेटर्स खाते हैं और प्रेडेटर्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं। इसके कारण से ट्रॉफिक लेवल जो है वो इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा, फूड चेन का क्या एक वो है कि ये इट फेल्स टू शोकेस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द राइट वे। ये फ्लो ऑफ एनर्जी को शोकेस करने में थोड़ा फेल हो जाती है, लेकिन फूड वेब क्या है वो इट इज़ एबल टू शो द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो। तो जहाँ पर फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, वहाँ पर फूड वेव फ्लो ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। इट डिस्प्लेज द इंटरैक्शंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। So this was the lecture of the day. I hope you would like the lecture. If you like the lecture, kindly hit a like to the video and kindly leave your comments in the comment section. आप में से बहुत लोगों ने डिमांड करी थी कि लेक्चर एक ही होना चाहिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम किल नहीं कर रहे हैं हम किसी भी लेक्चर में। और देखिए, जब तक एक टॉपिक सही से समझ में नहीं आएगा तब तक वन शॉट वीडियो का बनना इम्पॉसिबल है। वन शॉट वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी, जल्दी ही मिलेंगी, लेक्चर मतलब यूनिट वाइज मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा इन वीडियोस को अलग से, इन टॉपिक्स को अलग से पढ़िए, तभी वन शॉट वीडियो भी काम करेगी। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस, फॉर हैविंग ट्रस्ट इन अस। बाय बाय। हाय, मैं शिवानी अग्रवाल, आप सभी की दोस्त और होस्ट आपके गेटवे चैनल में ईवीएस के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर देयर, दिस इज़ द लेक्चर ऑफ द डे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड ग्राफिकल डिपिक्शन है। डिपिक्शन का मतलब चित्रण है, ग्राफिकल डिपिक्शन है, जिसका मतलब होता है इलिस्ट्रेट करना द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ये ट्रॉफिक है इन एन इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो देयर आर 4 ट्रॉफिक सिस्टम्स। 4 ट्रॉफिक सिस्टम होते हैं, और 4 ट्रॉफिक सिस्टम के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से रिलेशनशिप का ग्राफिकल डिपिक्शन जो है वही इकोलॉजिकल पिरामिड है। Each of the bars that make up the pyramid represents a different trophic level. जो ये बार्स हैं, ये बार्स जो हैं हर बार जो है वो क्या चित्रण करता है, ये चित्रण करता है, ये बताता है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को बताता है।
एंड देयर ऑर्डर विच इज़ बेस्ड ऑन हु ईट्स whom। तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल जो है वो ये बताता है कि कौन व्यक्ति किसे, कौन चीज़ किसे खाती है, कौन ऑर्गेनिज्म किसे खाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड वर डेवलप्ड बाय चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने डेवलप करा था, एक इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे और एनिमल जूलॉजिस्ट थे, इंग्लिश जूलॉजिस्ट और एनिमल जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने इसको 1927 में डेवलप करा और क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड को इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है। Types of ecological pyramid, there are basically 3 types of ecological pyramids, pyramid of numbers, pyramid of biomass, pyramid of energy। यहाँ पर नंबर के संदर्भ में यानी संख्या के संदर्भ में जिक्र करा जाता है, यहाँ पर भार के संदर्भ में, बायोमास के संदर्भ में, और यहाँ पर एनर्जी यानी शक्ति के संदर्भ में, ऊर्जा के संदर्भ में चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अब हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अभी तो हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर रहे हैं और 3 तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर हम पिरामिड की बात करें तो वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है इन्वर्टिस, इन्वर्टिस में उल्टा होता है, और जो है एक होता है अपराइट, अपराइट में सीधा होता है। यानी इस तरह का होगा अगर तो वो सीधा होगा, इस तरह का पिरामिड होगा वो सीधा होगा, और अगर इस तरह का होगा तो वो इन्वर्टिस बोला जाएगा। अब पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं और ये देखिए इस तरह का बन रहा है। हर तरह के पिरामिड में स्टार्टिंग जो होगी वो प्रोड्यूसर से होगी, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्टियरी आएगा, चाहे वो सीधा हो यानी कि अपराइट हो या फिर इन्वर्टिस हो। इन्वर्टिस के भी ये डिफरेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ प्रोड्यूसर आएगा, यहाँ पर फिर आएगा क्या आएगा, प्राइमरी, और फिर यहाँ पर प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर उसके बाद टर्टियरी। तो बेसिकली ये अपराइट वाला है। और इन दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल इज़ कंसीडर्ड एज ए लेवल इन द पिरामिड। जब हम नंबर वाले पिरामिड की बात करते हैं तो नंबर वाले पिरामिड में होता क्या है कि जो है चीज़ों का अध्ययन करा जाता है नंबर के संदर्भ में, और पिरामिड ऑफ नंबर इज़ यूजुअली अपराइट। ज़्यादातर ये अपराइट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरह से होता है ये। कुछ सिचुएशन को छोड़कर, कुछ सिचुएशन जिसमें डेट्रिटियस फूड चेन होती है, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक डेड प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हैं, तो जहाँ पर डेट्रिटियस फूड चेन होती है वहाँ तो ये इन्वर्टिस होता है, यानी इस तरह का होता है। इसका विपरीत इस तरह का हो जाएगा, ये है ना, इस तरह का हो जाएगा। और लेकिन वैसे ये ज़्यादातर अपराइट ही होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, जूप्लैंक्टन्स होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड में हर लेवल जो है टेक्स इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय ईच ट्रॉफिक लेवल। इसमें हर तरह का जो है बायोमास में क्या होता है कि जू प्लैंक्टन होते हैं। जू प्लैंक्टन एक समुद्री पौधे होते हैं, और जो समुद्री पौधे हैं उनको कौन खाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स खाते हैं, यानी कि छोटे छोटे समुद्री जीव खाते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इज़ आल्सो अपराइट, ये भी अपराइट होता है, एक्सेप्ट फॉर दैट ऑब्जर्व्ड इन ओशियंस। कुछ पिरामिड्स को छोड़कर जो कि ओशियन में देखे जाते हैं, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ जू प्लैंक्टन्स डिपेंड ऑन ए रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ज़्यादातर ये भी अपराइट होता है, और अपराइट में क्या होता है, जू प्लैंक्टन आर डिपेंडेंट ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। लेकिन ओशियन में क्या होता है, ओशियन में ये थोड़ा सा इन्वर्टिस में पाया जाता है, जहाँ पर जू प्लैंक्टन डिपेंड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स पर। पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है, वही होता है, प्रोड्यूसर होगा फर्स्ट लेवल पर, दूसरे पर प्राइमरी, तीसरे पर सेकेंडरी और चौथे पर टर्टियरी कंज्यूमर आएंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ द ओनली टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड जहाँ पर हमेशा ये अपराइट होता है। ये आपको याद रखना है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज एट द अपराइट पोजीशन, ऑलवेज अपराइट होता है, इसमें इन्वर्टिस की कोई जगह नहीं होती, ये अपराइट होता है। ठीक है, इस तरह से अपराइट क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है।
Also with every increasing trophic level some energy is lost in the environment, और हर ट्रॉफिक लेवल पर पहुँचते पहुँचते कुछ एनर्जी जो है एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। तो ये इस तरह से हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब है कि जो है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन को डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर दर्शाना, वो भी किसके माध्यम से, ग्राफिकल डिपिक्शन के माध्यम से दर्शाना, और ये बताना कि कौन सा किस ट्रॉफिक लेवल पर कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाता है। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में डेवलप करा था। एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है। 3 तरह के पिरामिड होते हैं, नंबर और बायोमास इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली अपराइट होते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू द वीडियो, एंड इफ़ यू जस्ट आर हैविंग एनी सजेशन काइंडली लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।